Hello friends, how are you? Welcome to इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2020 और साथ ही यूपीपीएससी प्री 2020 के संदर्भ में यूपीएससी 2030 के संदर्भ में अब अगले संडे को ही पेपर है, यही संडे है तो उस संदर्भ में जो भी आप हो सके उतना देख लें। बाकी हम लोग यूपीपीसीएस प्री जो नेक्स्ट संडे को पेपर है उस संदर्भ में घटना चक्र दृष्टि का करंट अफेयर्स हम लोग क्विक रिवीजन पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। ये फर्स्ट रिवीजन है, जो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए लाभप्रद होगी या हेल्पफुल होगी। आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र यूपीपीसीएस प्री के लिए अच्छी किताबों में गिनी जाती है और यहाँ से लगभग सभी क्वेश्चन नियर अबाउट फंस रहे हैं। हालांकि अब यूपीपीसीएस 2-3 किताबों से पूछता है, फिर भी आप अगर पासिंग मार्क के लिए इनफ इज मोर देन, कहाँ गया, ये है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने घटना चक्र का है, 2020 के संदर्भ में है, दृष्टि है करंट अफेयर्स घटना चक्र की जो 1 सितंबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 तक की घटनाओं पर आधारित है करंट अफेयर्स। इसे हम देखेंगे। हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य देख रहे हैं। इस संदर्भ में हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, देख सकते हैं इसे। तो आगे चर्चा करें दूसरे पार्ट में ANIRF इंडिया रैंकिंग के संदर्भ में 2020। तो आप देखेंगे मानव विकास जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी और NIRF देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। जहाँ तब इंडिया रैंकिंग के प्रथम संस्करण को देख सकते हैं जो अप्रैल 2016 को जारी हुआ था। आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। ये जो रैंकिंग है ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इंडिया रैंकिंग है 2020। तो NIRF इंडिया रैंकिंग में ये 5वां संस्करण है, याद रखें। और इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, लॉ, चिकित्सा, मेडिकल, वास्तुकला और दंत चिकित्सा जैसे संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देखेंगे इन संस्थानों का मूल्यांकन मापदंडों के निम्नलिखित 5 जो विस्तृत समूह है, जो मापदंड है, इनके पहला है यूपीएससी के संदर्भ में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि शिक्षण और अधिगमन संस्थान, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज की बात है। दूसरा जो मापदंड है देख सकते हैं अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस की बात है। स्नातक परिणाम की होगी बात, तो ग्रेजुएशन आउटकम की बात होगी। आगे बात करें जो पहुंच और समावेशता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और बोध की बात होगी तो पेशन की बात होगी। आगे बात करें सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। अब बात करें उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं। तो देखेंगे IIT मद्रास जो चेन्नई में है जो पहला रैंक स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, तीसरा IIT दिल्ली, चौथा IIT बॉम्बे और 5वां खड़गपुर। सभी IIT हैं लगभग। IIT कानपुर, IIT कानपुर को 6ठा स्थान है यूपी के संदर्भ में और 7वां है IIT गुवाहाटी। अब बात आगे कर लें यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में देखेंगे तो पहला स्थान JNU को प्राप्त हुआ है, फिर IIT रुड़की और जो है दूसरा स्थान BHU को प्राप्त हुआ है, मतलब 10वां ओवरऑल में है। आगे हम बात करें NIRF की इस रैंकिंग में, आप इसे 3 रैंक याद रखें, पहला तो जरूर याद रखें, दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, यही 3 याद रखें, बाकी आप सभी याद नहीं रख पाएंगे शायद। आगे देख सकते हैं NIRF की इस रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में
उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी के भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को और द्वितीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो हम देखेंगे कि जो है विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय स्थान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है कहते हैं वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त है। आगे बात करें तो देख सकते हैं तो इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के संदर्भ में जो क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को प्राप्त है। ठीक है, और जिसे देखेंगे प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर को ठीक दूसरा स्थान प्राप्त है। आगे देखेंगे भारतीय अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एम्स, ये ठीक शीर्ष स्थान प्राप्त है। और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर की सबसे अच्छी है। आगे दंत चिकित्सा के क्षेत्र मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई दिल्ली को प्रथम स्थान है। अब आगे आप इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बात करेंगे द्वितीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 19-20 के संदर्भ में देख सकते हैं। हाल ही में दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 19-20 के संदर्भ में सेकेंड SDG इंडेक्स जो है इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-20 को देख सकते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने जो है MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंटर संयुक्त राष्ट्र भारत में ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की संयुक्त सहयोग से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से SDG जिसे कहते हैं हम सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 का एजेंडा है प्राप्त करने के संदर्भ में गतिशीलता को दर्शाती है। बात यहाँ सिर्फ इतनी है कि जो दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 19-20 है, सेकेंड SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 19-20 की नीति आयोग द्वारा जारी किया है। इस रिपोर्ट की नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से तैयार किया गया है। आप इतना तैयार करें कि ये डैशबोर्ड है जो सूचकांक है किसके सहयोग से तैयार किया है, कौन मंत्रालय जारी करता है। तो आप देखेंगे इस रिपोर्ट को नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के जो है संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से तैयार किया है। और आप देखेंगे भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संयुक्त रूप से SDG 2030 को प्राप्त करने लक्ष्य है। ये SDG है, इनको लक्ष्य प्राप्त करना है। चूंकि विश्व वर्ष 2020 में SDG आप देखेंगे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतिम दशक प्रवेश कर चुका है, अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक कहेंगे, डिकेड ऑफ एक्शन घोषित किया है। इस रिपोर्ट को SDG इंडिया इंडेक्स 20 SDG सेकेंड 20 का नाम दिया गया है। हम बात करें स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में तो SDG सेकेंड में देखेंगे, ठीक है, SDG सेकेंड SDG 1 ये सभी क्या है लक्ष्य थे। तो आप देखेंगे SDG सेकेंड 20 से 100 संकेतक वाले SDG के 16 लक्ष्यों को आच्छादित या कवर करते हैं, जबकि लक्ष्य 17 जो कि SDG की अंतिम लक्ष्य संख्या को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संकेतक उपलब्ध नहीं थे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। आगे बात करें तो देखेंगे 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को जो है 0 से 100 पैमाने पर मापा गया है। आगे देखेंगे इसे यदि किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र के 100 अंक प्राप्त किए हैं तो इसका अर्थ है उस राज्य ने बस 2030 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। SDG सेकेंड 20 से भारत का संयुक्त स्कोर जो है 60 कंपोजिट स्कोर रहा है, जबकि वर्ष 2018 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 57 था। आप इसे देख सकते हैं। अब आगे बात करें इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल 07 जो है 70 का प्रथम स्थान रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है
69 दूसरे स्थान पर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें केरल और हिमाचल प्रदेश तीसरी बात है। तीन राज्य जो कि 2018 की एसडीजी रैंकिंग में आकांक्षी श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सबसे अच्छा प्रदर्शन है। परफॉर्म जो अंक है 50 से 60, तो आप देख सकते हैं इसमें आकांक्षी में उत्तर प्रदेश है, पूछा जा सकता है यूपी के संदर्भ में, दूसरा बिहार है, तीसरा असम है। आगे उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए 2018 के एसडीजी रैंकिंग में 29वें स्थान से एसडीजी सेकेंड टू जीरो रैंक में 23वां स्थान प्राप्त कर लिया है। आगे बात करें तो देखेंगे उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों के उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे राज्य सरकारों ने चंडीगढ़ के प्रदर्शन वर्ष 2018 के एसडीजी सूचकांक की बात एसडीजी सेकेंड टू जीरो में अग्रणी जो है 70 अंक की श्रेणी में रहा है, जबकि पुडुचेरी 66 अंक की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे बात करें तो देख सकते हैं आकांक्षी श्रेणी में कोई राज्य नहीं रखा गया है। अच्छे प्रदर्शन के संदर्भ में गुजरात देख सकते हैं राज्य रखे हैं। फिर अग्रणी श्रेणी में केरल है, हिमाचल प्रदेश है, 2 राज्य याद रखना है आपको। आगे अच्छा प्रदर्शन में आप देखें गुजरात महाराष्ट्र को याद कर रख सकते हैं अगर करना हो, लेकिन अग्रणी में ही पूछाएगा क्वेश्चन। लक्ष्य प्राप्त करते में कोई भी लक्ष्य एसडीजी सेकंड में कोई भी अभी लक्ष्य अपने प्राप्त को नहीं कर सका है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूपीएससी वाले बना सकते हैं क्वेश्चन। आगे अच्छा प्रदर्शन अगर हम कहेंगे तो आकांक्षी में देखेंगे संग्रह क्षेत्रों में कोई नहीं है, अच्छे प्रदर्शन में दादरा नगर हवेली ने कर दिया। आगे अग्रणी में देखेंगे चंडीगढ़ और पुडुचेरी है। लक्ष्य प्राप्त करता अभी कोई भी देश नहीं कर सका है, क्योंकि यह लक्ष्य आधारित संघ और राज्य क्षेत्र में है। देखेंगे लक्ष्य 1 में शून्य गरीबी के संदर्भ में देखेंगे तो लक्ष्य आधारित शीर्ष हैं, तो शून्य गरीबी में तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। लक्ष्य 2 में शून्य भुखमरी में देखेंगे तो गोवा और चंडीगढ़ है, और लक्ष्य 3 में उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली में केरल एवं पुडुचेरी है। तो आप देख सकते हैं पहले रहा है गरीबी में तमिलनाडु, दूसरी लक्ष्य में गोवा हो गया, तीसरे लक्ष्य में केरल उत्तम खुशहाली स्वास्थ्य के संदर्भ में, और लक्ष्य 4 आप देख सकते हैं यही लक्ष्य हैं। आपको बता दें हम कि ये जो एसडीजी हैं, ये जो लक्ष्य 1 लक्ष्य 2 लिखा हुआ है आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। ये एसडीजी के जो हैं घटक हैं, तो शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, ठीक, शून्य गरीबी में तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर है। दूसरा एसडीजी का घटक है जिसे लक्ष्य 2 लिख रहे हैं यहाँ पे, शून्य भुखमरी है, तो गोवा चंडीगढ़ है। उत्तम स्वास्थ्य खुशहाली तीसरा घटक है एसडीजी का, केरल और पुडुचेरी इसमें आते हैं। अब आप देखेंगे घटक 4 गुणवत्ता शिक्षा के संदर्भ में, तो हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है, और लैंगिक समानता में देखेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। अब लक्ष्य 7-6 देखेंगे स्वास्थ्य स्वच्छता एवं स्वच्छ जल के संदर्भ में, तो आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ है। आगे बात करें लक्ष्य 7 बहनी एवं स्वच्छ ऊर्जा, तो सिक्किम और पुडुचेरी है। आगे हम बात करेंगे तो उत्कृष्टता कार्य एवं आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में, तो उत्कृष्ट कार्य आप देखेंगे तेलंगाना है, ठीक है, और आर्थिक वृद्धि ये सभी राज्यों में तेलंगाना और चंडीगढ़ है। आगे अब घटक उद्योग नवाचार आधारभूत संरचना में देखेंगे तो केरल है। आगे लक्ष्य एसडीजी का असमानता में कमी, और आगे लक्ष्य देखेंगे संवहन शहर की ओर समुदाय, और आगे कहें शहर 12 संवहनीय जो उपभोग और उत्पादन के संदर्भ में। आगे हम 13वां अगर एसडीजी का घटक देखते हैं तो जलवायु कार्रवाई है। आगे जलीय जीवों की सुरक्षा है 14वां। 15वां है थलीय जीवों की सुरक्षा, और 16वां लक्ष्य है शांति न्याय और सतत संस्थाएं, तो गुजरात आंध्र प्रदेश पुडुचेरी। आगे जरूरत नहीं है। आगे बात करें आपको ये लक्ष्य घटक याद होने चाहिए, यहाँ से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से एसडीजी के लक्ष्य हैं, तो 2030 एजेंडा 16 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आप इन्हें याद रखेंगे। आगे हम बात करें अब खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के संदर्भ में, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं फसाई, FSSAI के द्वारा राज्य एवं खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है के अवसर पर किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। आगे बात करें
वर्ष 2019-20 में सूचकांक अपने क्रम में दूसरा। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें शामिल है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य सुरक्षा आधारित संरचना तथा निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। आगे हम बात करेंगे तो इस जो है स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में, तो 7 जून 2020 को दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर क्या हुआ, वेबिनार के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 जारी किया गया है। वेबिनार से जारी किया है विश्व खाद्य सुरक्षा में। आगे देखेंगे 19-20 में देखेंगे इस सूचकांक के देशों में राज्य शासित केंद्रों को शामिल किया गया है। तो 100 अंकों की कुल प्राप्ति में देखेंगे तो आप खाद्य सुरक्षा में गुजरात पहला है, तमिलनाडु दूसरा है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर, मेघालय है। और बात करें संघ राज्य क्षेत्रों में तो जो देखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार। हम आगे बात करें तो इस वर्ष सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक, तो आप देखेंगे सबसे छोटे राज्यों में मिजोरम, सबसे बड़े राज्यों में झारखंड और संघ शासित प्रदेशों में आप देखेंगे क्या, लक्षद्वीप। आप देख सकते हैं इधर आप देख रहे हैं मणिपुर और मेघालय है जो शीर्ष में बना हुआ है। आप मणिपुर मेघालय याद कर लें या मिजोरम, क्योंकि 3 ही माह से वहाँ राज्य हैं। तो आप मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक याद रखें कि मिजोरम जो है सबसे छोटे राज्यों में निम्न स्थान पे है और मणिपुर और मेघालय बड़े छोटे राज्यों में सबसे उच्च स्थान बनाए हुए हैं, दूसरे और तीसरे स्थान को देखते हुए आप देख सकते हैं। और झारखंड बड़े राज्यों में सबसे नीचे है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों में सबसे नीचे है। आगे बात करें द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक, ट्यूलिप की बात हो रही है। ये अपनी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के बजट 2021 में आकांक्षी भारत एस्पिरेशनल इंडिया जिसे कहते हैं, ठीक है, थीम के अंतर्गत ट्यूलिप की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। घोषणा के अनुसार जो है सरकार एक कार्यक्रम प्रारंभ करने की प्रस्ताव रखती है या करती है जिससे देश भर के शहरी स्थानीय निकायों के 1 वर्ष तक की अवधि के लिए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा भारत के जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करने के साथ आप देखेंगे साथ साथ आने वाले वर्षों में विश्व के सबसे बड़े कार्यशील आयु वर्किंग एज के संदर्भ में जो है अग्रसर होगा। तो ऐसी बात है, ये है, इसे देख सकते हैं आप। ऐसी अपने बजट में बात की गई है कि नए इंजीनियरों को क्या है इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे ट्यूलिप में। और क्या करती है देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को 1 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है, स्थानीय निकायों में इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा ट्यूलिप के अंतर्गत। याद रखें ये ट्यूलिप जो है आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर बनेगा तो हल्का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी ट्यूलिप से तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट बेस आएगा। आगे बात करें आपसे पूछ सकता है कहाँ है, कौन से उसमें है, आपसे पूछ सकता है थीम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ लागू किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें स्थानीय निकाय 1 वर्ष तक, शहरी स्थानीय निकाय हैं जो नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं शहरी निकाय में, 1 वर्ष की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा भारत जनसांख्यिकी लाभ जिसे कहते हैं भारत जनसांख्यिकी लाभ करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में सबसे बड़े कार्यशील आयु की बात है जो आबादी वाले के रूप में अग्रसर होगा। आगे वो स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। याद रखें तो जो है निशंक ने आवास एवं शहरी मंत्रालयों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी, ये कभी हरदीप सिंह पुरी योजना आयोग के वो प्रमुख रहते थे, आजकल ये जो है आवास एवं शहरी राज्य मंत्री के क्या हुआ स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से अपनी तरह के पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। ठीक, इसमें देखेंगे शिक्षा मंत्रालय है, HRD जिसे बोलते थे, और अब जो है शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय है,
एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। याद रखें, परिषद के संदर्भ में अखिल भारतीय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन शामिल है और द्वारा संयुक्त रूप से द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जिसे हम टिवलिप बोलेंगे। आगे कार्यक्रम के अंतर्गत देखेंगे, कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी का पहल का हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी के नए जो स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं कि 25 तक है 1 करोड़ का इंटर्नशिप है, इसे लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और आप ये भी देखेंगे कि केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी का ये हिस्सा है, इसलिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि अब यूपीएससी के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। आगे देखेंगे, कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जाए। आगे बात करें कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जो है हुआ तथा AICTE देख सकते हैं, यह है, आप देख सकते हैं इसे क्या दिया है स्वतंत्र प्रभार के रूप में। तो HUA और समझौता ज्ञापन है ये। आगे मेमोरेंडम ऑफ, ठीक है, जो हाउसिंग अर्बन एरियाज के संदर्भ में है, ये नाम इसका। तो ज्ञापन समझौता का हस्ताक्षर है। इस प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहायता AICTE तथा गैर तकनीकी सहायता मेमोरेंडम ऑफ हाउस एंड अर्बन एरियाज के संदर्भ में प्रदान की जाएगी। आगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तो कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन के पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर हैं जो कि रेहड़ी वालों, आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है 1 जून 2020 को। और भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की है, ऐसा जो आप देख सकते हैं। आगे जिसे PM स्वनिधि, ठीक है, PM स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाएगा, जो जिसे शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय ने क्या काम किया है, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को लॉन्च किया है। इसे ही PM स्वनिधि के नाम से जाना जाएगा, जो 1 जून 2020 से लॉन्च हुई है। आप देखेंगे विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है, ये स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है, आप इसे देख सकते हैं इसे। आगे हम बात करें, यही एक कार्य क्षेत्र योजना है जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ प्रदर्शकों, विक्रेताओं को अपनी आजीविका एवं रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के लिए लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु विकास बैंक और सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, SSG बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। आप देख सकते हैं इस योजना के लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सरकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है इस क्षेत्र में काम करेंगी, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं हैं, SHG बैंक हैं, आगे जो इसे ऋण उपलब्ध कराएंगी। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण लॉन्च की गई है। कोविड-19 का असर खत्म होते ही इस योजना को जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, किफायती है, ऋण पूंजी की सुविधा है, पूंजीगत कार्यशील पूंजीगत ऋण दिया जाएगा, ध्यान रखना किफायती होगा, बाकी तो छोड़िए सब। आप आगे बात करें, पथ विक्रेता अपनी आजीविका के साधन को प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से करनी होगी। आगे हम देख सकते हैं समय पर या समय से पहले अदायगी पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थियों को क्या है, बैंक खातों में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी। आगे देख सकते हैं
पूर्व ऋण चुकता का कोई अर्थदंड नहीं लगेगा। अगर आप पहले हफ्ते देते हैं तो कोई दंड नहीं लगेगा। आगे डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये प्रति माह देखेंगे और अधिकतम 1200 प्रति वर्ष की दर से नकद वापसी कैशबैक प्रोत्साहन योजना मिलेगी। और आप देख सकते हैं प्रथम ऋण की समय पूर्व अदायगी ऋण क्रेडिट लिमिट प्राप्ति का प्रावधान है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इससे क्वेश्चन जैसा आप यूपीएससी को नहीं पूछेगा, यूपीएससी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। आगे हम देखेंगे 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स निर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि पोर्टल की बीटा संस्करण आप देखेंगे। पीएमएस जो है पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीटा संस्करण को लॉन्च किया गया है। ठीक, आप देख सकते हैं इसे उल्लेखनीय है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से भी बोलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का कार्य जो है क्या करेगा, कार्यालय जो कार्यबल साझेदार है और शिल्पी का मुख्यालय आपको पता है लखनऊ है। आगे देखेंगे शहर में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता पथ नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आए विक्रेता शामिल हैं। 24 मार्च 2020 को या उनसे पूर्व फेरी लगा रहे हैं, इन्हें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत PMJY की बात। आप देखेंगे PMJY, ठीक, पीएम की जय, मतलब पीएम ने अपने नाम से लिए पीएम का पीएम जय, तो जय PMJY 23 सितंबर 2018 को आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची में की गई थी। झारखंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। आप सितंबर 2018 इसलिए याद रखेंगे कि बहुत पुरानी योजना है। अगर इस साल यूज होती तो आप डेट के साथ देख सकते थे। शुभारंभ किया गया है। विश्व में सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये यूपीएससी का स्टेटमेंट या पीसीएस का स्टेटमेंट कहीं भी बन सकता है। और देख सकते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन एवं प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य विजन नीति 2017 में कई अनुशंसाएं इस आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। आप देखेंगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए जो है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 में आई थी उसकी अनुशंसा के आधार पर यह योजना लॉन्च की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ सकती है। ठीक, या आप देख सकते हैं पीसीएस वाले पूछ सकते हैं। और आप देखेंगे 31 मई 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो, उसके तहत 1 करोड़ उपचार, मतलब 1 करोड़ लोगों को उपचार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खुले मंच पर वेबिनार श्रृंखला, आप याद रखना कि वेबिनार श्रृंखला का आरंभ क्या है, खुले मंच पर जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा करने के लिए जो है उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए, ठीक, आयुष्मान भारत जन आरोग्य के तहत 1 करोड़ लोगों को उपचार प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने, जिनका खास नाम याद रखना जरूरी नहीं है, तो समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो है, जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए क्या होगा, एक वेबिनार श्रृंखला का आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। आप वेबिनार श्रृंखला है आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना ना होकर निम्नलिखित 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं के संयोजन है। पहला है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। तो देखेंगे स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र के तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना न होकर निम्नलिखित 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं संयोजन है। इसमें स्वास्थ्य की योजना, तो पहली योजना का नाम है, आप देखेंगे कि ये आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है। ठीक, इसके तहत देखेंगे स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के तहत, तो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के तहत देख सकते हैं कि पहला नाम जो है, ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम जिसके तहत अंतर्गत 1.5 लाख करोड़
जो है लाख करोड़ नहीं है, 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आप इतना याद रखें कि 1.5 लाख जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। आगे आप इस संदर्भ में आगे देख सकते हैं कि यह स्वास्थ्य केंद्र गैर सरकारी, गैर संचारी रोग, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आगे हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना NHPM योजना है। ये आयुष्मान भारत योजना का दूसरा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत गरीब एवं आर्थिक जो है रूप से कमजोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को जो है 50 करोड़ लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को जो है प्रतिवर्ष द्वितीय और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत आयुष्मान भारत की ये दूसरा घटक है। पहला घटक था आप देखेंगे आयुष्मान योजना के तहत आप देख रहे हैं जिसमें क्या था, जन आरोग्य योजना थी। जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को उपचार प्रदान किया गया था। और आप देखेंगे बड़ी आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना न होकर निम्नलिखित 2 बड़ी योजनाएं हैं आयुष्मान में। पहला है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, ठीक, ये योजना का नाम है। ध्यान रखना कि स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र क्या है, भारत सरकार की एक योजना है। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना NHPM की बात होगी। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इस कार्यक्रम इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ लोगों से अधिक परिवार जो 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देंगे। हम आगे बात करें तो देखेंगे क्या नाम, ये भी PMJY के अंतर्गत 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो है SECC डाटा पर आधारित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवारस जो है 10.74 करोड़ गरीब कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यावसायिक श्रेणियों वाले नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा। आगे बात करें तो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना में परिवार के आकार एवं उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु बीमा कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का है, सीमित है। याद रखना ये इस योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्पतालों पैनल में सूचीबद्ध हों, वो सरकार के दोनों में किसी में इलाज करवा सकते हैं। ये भी NHPM को लागू करने वाले सब राज्यों में सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस केंद्र में एवं राज्य जो योगदान है, केंद्र और राज्य का जो योगदान है इसमें 60-40 होगा। आपको बता दें जो केंद्र सरकार योजनाएं लागू करता है उसमें कहीं ना कहीं राज्यों की भागीदारी को निर्धारित करता है, चाहे वो 60-40 का हो, चाहे वो 50-50 का हो, चाहे वो 70-30 का हो। और आप देखेंगे ये कुछ स्पेशल राज्य, पहाड़ी राज्य के लिए 90-10 का होगा। जैसे कुछ राज्यों को सरकार जब विशेष राज्य का दर्जा देती है तो वहाँ भी 90-10 का योगदान रहेगा और पहाड़ी राज्यों के में भी योगदान 90-10 होता है रेशियो। मुख्यतः ऐसा निश्चित नहीं है लेकिन पहाड़ी राज्यों में ऐसा माना गया है कि कवरेज ऐसा दिया जाता है। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में तो मछली पकड़िए, तो मछली पकड़ना मत्स्य पालन और पोषण, भोजन, पोषण, आय और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर 25 मिलियन से अधिक 2.5 करोड़ मछुआरों और मत्स्य किसानों को आजीविका लिवलीहुड प्रदान करता है। मूल्य श्रृंखला में इसके 2 गुने आप देख सकते हैं, 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है और 18-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल संवर्धन ग्रास वैल्यू एडेड देखेंगे जो है 2,12,915 करोड़ रुपए रहा है। यदि राशि राष्ट्रीय जीविका 1.24% तथा कृषि क्षेत्र में जीविका 7.28% है तो इस क्षेत्र के अंदर कृषकों की आय को 2 गुना करने की अभूतपूर्व क्षमता निहित है। आप देखेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ,
सरकार ने एक मत्स्य संपदा योजना लागू की है। इसमें कहा है कि आप मछली पकड़ रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, भोजन पोषण आय रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक मछुआरों को, मत्स्य किसानों को क्या है, मत्स्य जो मछलियां पकड़ते हैं उनको भी किसान माना है, को आजीविका लिवलीहुड प्रदान करता है। आगे बात करें मूल्य श्रृंखला में, इसमें दोगुने मतलब 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। अगर मूल्य श्रृंखला में देखेंगे, अगर 18-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मूल्य जो जीवीए है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो देखेंगे 2,12,915 करोड़ रुपए चालू बाजार मूल्यों पर रहा है। राशि राष्ट्रीय जीवीए का 1.24% है। कृषि क्षेत्र में जीवीए का 7.28% है। मतलब कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे मत्स्य क्षेत्र का योगदान आप दिखाया जा रहा है वो 7.28 है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों की आय 2 गुना करने की ये अभूतपूर्व क्षमता रखता है। कौन? मत्स्य क्षेत्र। आगे बात करें, क्योंकि आप बात करेंगे आगे स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में, तो आप देखेंगे वर्ष 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जो है स्वीकृति प्रदान करता है। आप देख सकते हैं इसमें कि स्मरणीय तथ्य है ये कि 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये 2020 मई को, तो अभी लेटेस्ट है, इसलिए आप डेट भी एक बार याद कर लें। आगे बात करें तो मत्स्य पालन क्षेत्र में 2000 आप देखेंगे 20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य है संपोषणीय और उत्तरदायी विकास के द्वारा नीलीकरण। तो इसके तहत आप देखेंगे ब्लू रिवोल्यूशन की बात आई है। 20,050 करोड़ रुपए के कुल निवेश में केंद्र सरकार का हिस्सा है 9407 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों का हिस्सा है 4880 और लाभार्थियों का योगदान देखेंगे तो अलग है। आप इसे छोड़ दीजिए, इसका हिस्सा आप इतना याद रखें बस, इसमें राज्यों का भी हिस्सा है। आगे याद रखें पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षीय अवधि के लिए है। 2021 से 24-25 के दौरान सभी केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यान्वयन के 2 घटक होंगे। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक है सेक्टर की, एक है स्पॉन्सर्ड की, ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये 2 घटक हैं, यही मेन है, याद रखना। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1 लाख, आप इसे छोड़ दीजिए, आपके लायक नहीं है। आगे बात करें जो है, जब बात आप करें आगे तो केंद्र प्रायोजित योजना में देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी उच्च मूल्य की प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रावधान देने के लिए क्या है, ब्रूड बैंक की बात रखी गई है। इसमें राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उच्च मूल्य की जो प्रजातियां हैं आप देखेंगे जैसे हिल्सा या और भी बहुत सारी जो है अच्छी किस्म की मछलियां हैं, इनका एक ब्रूड बैंक तैयार किया जाएगा, नेटवर्क होगा। मत्स्य प्रजातियों में आनुवंशिक सुधार लाने के लिए झींगा का ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य को संवर्धन और जल कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो आप देख सकते हैं नाभ की ब्रीडिंग की इसमें बात की गई है, ब्रूड बैंक की बात की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को मौजूदा 18-19 में जो इतना है 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 24-25 में आप देखेंगे 220 लाख टन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन ईपीपीसीएस वाले पूछ सकते हैं यहाँ। बाकी हम बात करें तो मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि जो है रखी गई है। आगे हम बात करें तो इसे देखेंगे जीबीए को भी 2025 तक 9% करना है। तो आप देख सकते हैं जो इस समय 7.28% है, इसे 9% जीबीए के तहत भी लाना है। आगे देखेंगे मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है।
इसे आप, क्योंकि ये मत्स्य का आंकड़ा है, पूछा जा सकता है कितना है, तो 3 टन प्रति हेक्टेयर है, जो 24-25 में 5 टन कर दिया जाएगा। आप आगे देख सकते हैं कि घरेलू मत्स्य उपभोग में वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ाकर 24-25 में आप देखेंगे अभी लोग मछली जो है औसतन उपभोग जो है प्रति व्यक्ति क्या होता है 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर उपभोग है जो वो 24-25 में 12 किलो प्रति व्यक्ति मछली आपको ज़्यादा खाने को मिलेगी 2025 तक, तो 12 किलो प्रति व्यक्ति करना है। आगे देख सकते हैं जो कि वर्तमान में भारत में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक है, ठीक है, देश का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक है। ये क्वेश्चन आप याद रखें कि जो वर्तमान में है, वर्तमान में भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक है और निर्यातक दूसरा है, निर्यातक में चौथा है, इतना याद रखें। आगे देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो है PMKSY के तहत क्या है 32 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो आप देखेंगे 2017 में भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी परियोजना स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, जिसका नाम है संपदा, को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। संपदा को आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा पहले था संपदा का पूरा नाम, देखिए संपदा तो अभी भी जुड़ा हुआ है, अब इसमें आपको प्रधानमंत्री PMK जोड़ दिया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा तो अभी भी जुड़ी है, संपदा उसमें अभी भी है। आप देख सकते हैं स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स तो अभी भी इसमें इम्प्लिसिट है। और इस योजना के अंतर्गत 2016 और 20 की अवधि के लिए 6 करोड़ रुपए के आवंटन किया गया है। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। आगे बात करें तो देख सकते हैं, तो देखेंगे स्मरणीय तथ्य के रूप में 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति जो है ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इस परियोजना का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा। हम बात करें आगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती नहीं क्या, इसमें आप जब भी कहीं मिले तो आप कहें महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार की लाई जाती हैं। आगे इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक देखेंगे, एकीकृत कोल्ड चेन, ठीक, इसमें घटक देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से घटक हैं। तो एकीकृत कोल्ड चेन है, मूल संवर्धन संरचना है, मेगा फूड पार्क है, कृषि प्रसंस्करण संकल्प हेतु बुनियादी ढांचा है, खाद्य प्रसंस्करण है और पर्यवेक्षण क्षमताओं का सृजन एवं विस्तार है, मानव संसाधन और स्वास्थ्य है, पश्च एवं अग्र संपदा का सृजन है, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे को विकसित करता है। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने, लोगों को उनकी पहुंच के आसान बनाने का कार्य करती है। गौरतलब है 2016 में देश में खाद्य प्रसंस्करण बाजार जो है $322 बिलियन था, अब 20 में आप देखेंगे 543 हो गया है बिलियन डॉलर। आप आगे देखें 2020 तक खाद्य प्रसंस्करण जो बाजार की वृद्धि दर है वो इतनी है, बहुत खाद नहीं है, आप इसके सिर्फ घटक याद रखें, बहुत है। तो एकीकृत कोल्ड चेन है, मूल संवर्धन अवसंरचना है, मेगा फूड पार्क है, कृषि प्रसंस्करण है, संकुल हेतु बुनियादी ढांचा है, खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रसंस्करण है। आगे बात करेंगे तो परिरक्षण क्षमताओं के सृजन विस्तार, मानव संसाधन और संस्थान है, पश्च और अग्र संपदा का सृजन है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा। ये इस योजना की बात करें तो देखेंगे योजना मुख्य रूप से जो है खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने की बात करती है, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। हम आगे बात करें बधावन में नया मुख्य बंदरगाह, तो आप याद रखें बधावन कहाँ पे है, देश में कुल इस समय 12 बंदरगाह हैं, जिनमें दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसे हम कांडला के नाम से जानते हैं, कांडला भारत का पहला जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बंदरगाह आता है, ध्यान रखना। मुंबई, JNPT, मारमागुआ और न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई और कामराज, ये कामराजार जिसका नाम रखा है कामराजार, जो पहले नॉर्थ नाम था कामराजार, एक आपने देखा होगा
एक कामराज योजना है जो कांग्रेस कार्यकाल में आई थी, तो उसी से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो कामराजार, ठीक है, कामराजार पहले एन्नोर, बीओ चिदम्बरनार और विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, जिसे हल्दिया सहित शामिल है इसमें। आगे हम देखेंगे 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के बर्धावन में एक नया प्रमुख, महाराष्ट्र का जगह है नाम बधावन, एक नया बंदरगाह मेजर पोर्ट की स्थापना की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन यूपी में पूछे जाने की पूरी संभावना है, याद रखना। इस समय भारत में मेजर जो है 13 बंदरगाह हो गए हैं, ध्यान रखना। इस बंदरगाह को लैंड लॉर्ड मॉडल के नाम पे, जो इसका मॉडल है लैंड लॉर्ड मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। और गौरतलब इसमें बात है मुख्य रूप से कि बंदरगाहों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। छोटे बंदरगाह, जो बड़े बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह जिसे कहते हैं मेजर पोर्ट, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और छोटे राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। बधावन में बंदरगाह को स्थापित करने के लिए जो रुपए हैं वो लगेंगे। इस बंदरगाह के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसके विकास, बंदरगाह के विकास के लिए क्या है, एक स्पेशल पर्पज जो है व्हीकल SPV का गठन किया जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पर्यटन न्यास JNPT सबसे बड़ा साझेदार होगा, ठीक। इसमें साझेदार के रूप में खुद एक बंदरगाह शामिल हो रहा है। इसकी हिस्सेदारी इसमें 50% से अधिक होगी। तो आप देख सकते हैं, विशेष प्रयोजन वाहन बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा। इसके पुनर्निर्माण, नए निर्माण और जलमार्ग का भी निर्माण शामिल है। बधावन बंदरगाह का विकास जो है आप देखेंगे 16,000 से 25,000 TEU क्षमता वाले कनेक्टरों को जो है आसानी से उठाने की क्षमता प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है JNPT के रूप में विद्यमान है। ये बंदरगाह कंटेनर बंदरगाह के रूप में माना जाता है, पूर्ण रूप से आधुनिकीकृत है, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह को माना गया। इसीलिए इसे देखा है कि इसीलिए इस बंदरगाह जो है बधावन बंदरगाह में क्या है, एक साझेदार के रूप में आया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद एक कंप्यूटरीकृत और आधुनिक बंदरगाह है जो इसमें क्या है, भागीदार के रूप में आ रहा है। आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक बोडो समझौता संपन्न हो रहा है। तो राज्य असम में जनजातीय समुदायों में क्या है, बोडो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। आप ध्यान रखें इसे। असम की कुल जनसंख्या में बोडो जनजाति का प्रतिशत लगभग 5 से 6% है। और बोडो अल्पसंख्यक समूह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्रों में है, मतलब ब्रह्मपुत्र है उसके उत्तरी क्षेत्र में, मतलब ऊपर साइड में हिमालय की तरफ जाएंगे। आगे बात करें जो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है, बोडो को एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान है। आप देखेंगे कि बोडो को जो है क्या है, एक प्लेन एरिया के रूप में क्या ट्राइब है, मान्यता प्राप्त है 6ठी शेड्यूल में। आगे पहाड़ी एवं मैदानी जनजातियों में संख्यात्मक सुधार के आधार पर देखेंगे आप, जो सबसे बड़ी जनजाति होने के बावजूद अधिकतर बोडो आबादी गरीबी की रेखा के जीवन यापन कर रही है। अपनी जनजातीय पहचान, एथनिक आइडेंटिटी का जो है संस्कृति, भाषा आदि की सुरक्षा के लिए अलग बोडोलैंड राज्य की मांग स्वतंत्रता के पूर्व के वर्षों में की जाती रही है। आप आगे देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य के रूप में। तो 27 जनवरी 2020 को गृह मंत्री केंद्र जो है अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो जनजातियों के मध्य नई दिल्ली में तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ है। तो आप देखेंगे जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी भूमिका इसमें अवश्य होगी। तो आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार, बोडो प्रतिनिधियों के मध्य जो है नई दिल्ली में तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ। इसके पूर्व 93 और 2003 में 2 बोडो समझौते संपन्न हुए थे। आगे देख सकते हैं बाकी इसके समझौते के अंतर्गत 1577 बोडो उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस आएंगे। आगे BTC की बात होगी तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नया नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है, मतलब काउंसिल का हटा दिया गया है और रीजन कर दिया गया है, तो BTR हो गया है। तो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रखा गया है। BTR संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत 4 जिले हैं,
कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी और बक्सा। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है। 6 शेड्यूल की बात है और नॉर्थ ईस्ट की बात है। नॉर्थ ईस्ट यूपीएससी का पसंदीदा क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे एक ऐसा गांव जो बोडोलैंड जनसंख्या बाहुल है, ठीक, बीटीआर में शामिल नहीं है, उन्हें बीटीआर में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे गांव जो बोडो संख्या बाहुल नहीं है उन्हें बीटीआर में हटाया जाएगा। मतलब जो बीटीआर में बोडो बाहुल गांव है उन्हें बीटीआर में शामिल कर दिया जाएगा। जो बोडो बाहुल नहीं है उन्हें बीटीआर से हटा दिया जाएगा। आगे देखें, बीटीआर में जनजातीय जनसंख्या को शामिल करने बाहर करने के संबंध के सिफारिश के संबंध में छठी अनुसूची अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग गठित करेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अब यूपीएससी वालों की नज़र में ज़्यादा खासकर नज़र में होगा। ठीक, आगे बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बोडो जनजातियों को बोडो हिल जनजाति हिल का दर्जा दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 6 शेड्यूल का आर्टिकल 14 से क्या लेना देना है। आप देखेंगे समानता का अधिकार है, ठीक, सभी को क्या है, जनजाति हैं, इन्हें अधिकार क्या है, ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, इन्हें वहाँ मुख्य धारा में आने में अभी समस्या आ रही है। आगे देखेंगे, असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में संबद्ध आधिकारिक भाषा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। साथ ही असम सरकार बोडो माध्यम के स्कूलों के हेतु प्राप्त एक पृथक निदेशालय का गठन करेगा। आगे हम बात करें तो बात करते हैं प्रस्तुत समझौते के अनुसार बीटीआर को पहले से अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। बीटीआर के बाहर के बोडो बाहुल गांव को हेतु बोडो कछारी कल्याण परिषद है, बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। आप आगे देख सकते हैं, अब इसे याद रखिएगा, ये क्या नाम, यहाँ एक और है, ये जो बीटीआर के बाहर स्थित बोडो बाहुल गांव को विकास हेतु एक परिषद भी गठित होगी। एक बीटीआर तो गठित ही हो रही है, एक बोडो कछारी कल्याण परिषद भी गठित होगी। ये आप लाइन याद रखें, ठीक है। इनकी बोडो भाषा देवनागरी लिपि में संबद्ध आधिकारिक भाषा को क्या है, ऑफिशियल लाइन का दर्जा दिया जाएगा। समझ लो, यूपीएससी वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लिए अब आपसे, ठीक। एक क्वेश्चन आपका तैयार। आंध्र प्रदेश 3 जो है राजधानियां हो गई। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जो है राज्य के समग्र विकास के लिए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी GN राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। समिति की सिफारिश से राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 3 शहर हैं, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल को राजधानी के रूप में गठित किया जाए। तो देख सकते हैं, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल को राजधानी के रूप में जो GN राव ने ऐसे 3 शहरों को रखा है। स्मरणीय तथ्य है कि 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने क्या किया, राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना संबंधी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों की समावेशी विधेयक 2020 रखा है। आंध्र प्रदेश AP डीडार, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है AP डीडार देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश डिक्लेरेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल जो है रीजन्स बिल 2020 को पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, ठीक, आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पे आप देखेंगे विशाखापट्टनम को क्या है, जो है एग्जीक्यूटिव राजधानी, जो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को लेजिस्लेटिव राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। आप देखेंगे अब दक्षिणी अफ्रीका की कुछ राजधानियां भी इसी तरीके से हैं, ठीक। तो आप देखेंगे ऐसा विधेयक लाए हैं। पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम बाइजेक है जो वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में और न्यायिक राजधानी को जो है इसको कुर्नूल को माना गया है जुडिशियल कैपिटल। तो आगे देख सकते हैं, विधेयक के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा आंचलिक योजना और विकास बोर्ड, जोनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स की स्थापित करने भी प्रस्ताव है इसमें। और देखेंगे 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन कर दिया, एबोलिशन किया रहे हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश में पहले क्या थी, विधान परिषद थी, पहले थी, फिर नहीं थी, फिर आई और फिर हटाई गई है। तो एवोल्यूशन हो गया है। एक विधायी जो है वैधानिक प्रस्ताव जो है स्टेचुरी जो है बदलाव लाए हैं
जो इसे पारित किया गया है। आप देख सकते हैं निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार को 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को विधान परिषद में पारित न करा पाने के संदर्भ में लिया गया है। तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में कोई विधेयक आया तो विधान परिषद में क्या होता है, वो विधेयक पारित नहीं हो पा रहा था, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने विधान परिषद का ही सीधे क्या किया, उस साधन। तो 169 आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा 169 आर्टिकल के तहत एबोलिशन भी हो रहा और क्या है, बनाया भी जा रहा है, हटाया भी जा रहा है। तो पारित ना कराने के कारण संदर्भ लिया गया। अब बात करें गैरसैंण, तो गैरसैंण का नाम सुनते ही आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का नाम जाएगा। तो ये वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देख सकते हैं 8 जून 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण, जिसे कहते हैं भराड़ीसैंण, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक रूप से योजना घोषणा कर दी गई है। इस संदर्भ में देख सकते हैं 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति में अधिसूचना जारी की गई है। इससे पूर्व 4 मार्च 2020 को जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है। अब 2021 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट सत्र 6 मार्च 2020 का आयोजन गैरसैंण में किया जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी अपनी स्थायी राजधानी की घोषणा से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। आप देख सकते हैं धातव्य है कि उत्तराखंड, ठीक है, धातव्य है कि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 20 वर्षों से क्या है, अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है। और बात करें अर्थात देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के तौर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप इसे ध्यान में, ऐसा पहले था। तो आप देख सकते हैं कि 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस बजट सत्र में गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया है। 2021 के लिए उत्तराखंड की सरकार द्वारा बजट सत्र में क्या है, आयोजन गैरसैंण में ही किया गया है। तो आपसे अब उत्तराखंड की राजधानी पूछी जा सकती है किसी भी क्वेश्चन में। तो इससे पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा ठीक हुई थी। आप देख सकते हैं इसे। आगे बात करें तो आप इसे देखेंगे कि आगे बढ़ते हैं रायसीना हिल संवाद 2020। तो रायसीना हिल संवाद आप देख सकते हैं, ठीक, एक संवाद है। तो आप इसे याद रखें, हमने इसे पहले भी बता चुके हैं। तो रायसीना संवाद भारत के प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। याद रखना इसका नाम, रायसीना संवाद का नाम है, ये ईयरली है, ये भू राजनीतिक है, जियो पॉलिटिकल है और जियो इकोनॉमी है, ठीक है। इसकी बात हो रही है। ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार, वैश्विक समुदाय आएगा मतलब वैश्विक रीजन पे जो चुनौतियां हैं उन विचारों के आदान प्रदान करता है। ध्यातव्य है रायसीना संवाद पहले 4 संस्करण में सफलतापूर्वक क्रमशः 16, 17 और 18 और 19 में आयोजित कर चुके हैं। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे 14-16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में रायसीना संवाद, रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना का आयोजन ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन जो है ORF तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया है। इस संस्करण का विषय है एजेंडा 21/20 नेगेटिव एंड अल्फा सेंचुरी। तो 21/20 नेगेटिव द अल्फा सेंचुरी इसका एजेंडा है। ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। आप ये पूछा जा सकता है कि रायसीना संवाद क्या है। तो जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सम्मेलन है जो वैश्विक ग्लोबल प्रॉब्लम्स है या चुनौतियां हैं उनके विचारों के आदान प्रदान करने के लिए है। संवाद को पहले 4 संस्करण हो चुके हैं। 16 से स्टार्ट हुआ था, 17, 18, 19 में हो चुके हैं, 20 फ्री हुआ है, 5वां संस्करण किया गया है। और इस आयोजन का जो इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्व फाउंडेशन रिसर्च तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 लोग मिल गए हैं, एक तो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन है ORF है, दूसरा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में इसमें हुआ है। और इसमें देख सकते हैं इस संस्करण का थीम है या विषय है 21/20 नेगेटिव द अल्फा सेंचुरी।
इसे आप जरूर याद करके रखें, कहीं भी पूछा जा सकता है। अब आगे बात करें तो देख सकते हैं 14 जनवरी 2020 को 5वें संस्करण के द्वारा उद्घाटन भाषण ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका 5वें संस्करण में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, क्योंकि ये वैश्विक सम्मेलन है, वैश्विक चुनौतियों के लिए समस्याओं पर क्या है जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए है। 5वें संस्करण के उद्घाटन सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। इसे बस 100 से अधिक देश इस वर्ष 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसे रायसीना संवाद के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन में शामिल होने वाली प्रमुख वैश्विक हस्तियों में न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेना क्लार्क हैं और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई हैं और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हाफर्स हैं और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स हैं और डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स रामसुमेन है। भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबंगे हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान सिंह आदि शामिल हैं। तो सारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो मात्र एक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन, वो इस सम्मेलन को आते हैं। बाकी आप देखेंगे शामिल होने वाले पूर्व में सब विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाला रायसीना संवाद सिंगापुर के जो है संगारीला संवाद से प्रेरित है। याद रखिएगा ये संवाद जो है सिंगापुर के संगारीला संवाद से है। एक संवाद और है, ठीक है। आगे बात करें 44वें एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है। एनुअल है, ये 14वीं है और असर 2019 इसका नाम है। अर्ली ईयर्स देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट असर का नाम 2019 अर्ली ईयर के नाम से समित है, तो असर का नाम है, आप देख सकते हैं, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसीलिए इसका नाम असर है। वर्ष 2005 से संचालित राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति का सर्वेक्षण है। आप तथा 5 तथा 16 वर्ष की आयु के बच्चों की आसान पाठ पढ़ाने, बेसिक रीडिंग और बुनियादी गणित की क्षमताओं का आकलन किया जाता है इसमें असर में, ठीक है। आप देखेंगे आसान रीडिंग में बुनियादी गणित की क्षमताओं का आकलन, और इस क्रम में हाल ही में जारी असर अर्ली ईयर्स नामक एक रिपोर्ट आई है। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असर अर्ली ईयर्स क्या है, या असर जो इसमें ये कौन कौन से घटक हैं। ये यूपीएससी यूपीसीएस, पहले यूपीएससी फिर यूपीसीएस, ठीक। आयोग में बच्चों पर केंद्रित है। इनमें बच्चों के स्कूलों में नामांकन और उनकी क्षमताओं से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया गया है। स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं 14 जनवरी 2020 को माध्यमिक प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा शीर्षक गैर व्यवसायिक संस्था प्रथम द्वारा 14वीं एनुअल स्टेट ऑफ एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 अर्ली ईयर्स जारी की गई है। वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को 0 से 8 आयु वर्ग के बच्चों को परिभाषित किया गया है। अर्ली असर 2019 अर्ली ईयर्स के तहत 24 राज्यों एवं 26 जिलों के 1514 गाँवों का सर्वेक्षण है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ जिले इस सर्वेक्षण में शामिल हैं। आगे हम असर रिपोर्ट की बात करें 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, ये विकास जो है जो बच्चों में होता है कॉग्निटिव विकास या डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक गणित और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर केंद्रित है। असर 2019 के आंकड़े स्पष्ट होता है कि 4 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग को 90% से अधिक बच्चे किसी न प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं में शामिल हैं। स्कूलों में जहां 4 वर्ष के 91.3% बच्चे नामांकन दर्ज किया है, 8 वर्ष के 99.2% बच्चे नामांकित हैं। आप देख सकते हैं कोलकाता पत्तन न्यास का पुनः नामकरण हो रहा है, ठीक है। देखिए कलकत्ता पत्तन भारत का एकमात्र नदी पत्तन है। ओनली रिवर लाइन या रिवर नाइन कहते हैं, रिवराइन मेजर पोर्ट है। कोलकाता पत्तन देश के प्रारंभिक बड़े पत्तनों मेजर पोर्ट में से एक है। 1819 में कोलकाता के पत्तन के माध्यम से इतने $1 बिलियन का कार्गो का संचालन है। ये एक पत्तन के इतिहास में रिकॉर्ड है, छोड़ दीजिए, ठीक है। स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में देखें तो 2020 में कोलकाता पत्तन न्यास जो है 150वीं
वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पत्तन न्यास का नामकरण कर दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक करने का नाम पर घोषणा की है। अब कोलकाता पत्तन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन न्यास किया गया था। आगे देखेंगे भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों डाक से आदि के पुनर्करण के नाम की शक्ति प्राप्ति है। आप देखेंगे भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 इंडियन पोर्ट एक्ट अभी 1908 अंग्रेजों वाला चल रहा है के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों और डाक जो डाक बने होते हैं आदि के पुनर्नामकरण की शक्ति प्राप्त है। भारत सरकार आज भी इस शक्ति का उपयोग अपने हित में कर रहा है। आगे देख सकते हैं तो कोलकाता पत्तन न्यास की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या किया है, प्रधानमंत्री ने आप देखेंगे किया है कि जो साथ ही कलकत्ता जो पत्तन न्यास की बात है इसमें आप देख सकते हैं कि साथ ही प्रधानमंत्री ने कलकत्ता पत्तन न्यास के हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स के बर्थ नंबर 3 से मशीनीकरण और प्रस्तावित रिवर फ्रंट विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 3 रखें, 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गए हैं। दूसरा आप इसमें कर सकते हैं कि ये जो भारतीय जो पत्तन न्यास अधिकरण अधिनियम है 1908 इसके तहत केंद्र सरकार को क्या है, पावर है कि वो किसी भी पत्तन न्यास का नाम बदल सकता है। आगे आप देख सकते हैं कि इसमें इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, पंडित इसका नाम बदलकर रखा गया है जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो मुखर्जी साहब उधर से रिलेटेड थे तो उधर का इनाम रख दिया है, उनको मौका मिल गया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया। अब दीनदयाल उपाध्याय नाम पत्तन जो है कांडला का कर दिया है। आप देख सकते हैं, इसे हम आगे चर्चा कर सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई है। इसका उद्देश्य असंबद्ध बस्तियों जो है जो कंसीडर्स हैबिटेशंस हैं कि सभी मौसम में पहुंच की उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1000 जो 100% केंद्र शासित प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ध्यान रखिएगा वर्ष 2013 में PMJS22 के दूसरे फेज को मंजूरी प्रदान की गई थी। आप इसे देख सकते हैं कि 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है अब 19 में, इसलिए क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। और आप देखेंगे PMGS22 चरण 3 का लक्ष्य मार्गों एवं प्रमुख ग्रामीण लिंक हैं, ठीक है। लक्ष्य है मार्गों तथा प्रमुख मेजर रूरल लिंक्स के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर लंबाई सड़कों के समेकन है, ठीक है। कंसोलिडेशन है करना है। आगे याद करें इसके माध्यम से ग्रामीण कृषक बाजारों, उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को बस्तियों से जोड़ा जाएगा। आगे 19-20 में आप देख सकते हैं और से 24-25 तक के लिए अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए है। इसमें देखेंगे इसमें केंद्र की हिस्सा है 53,800 करोड़ रुपए, राज्य का हिस्सा है 26,450 करोड़। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त पोषण 40-60 का अनुपात है। आगे देखेंगे पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90-10, ये हमेशा लगभग एक ही रहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में देखेंगे PMJGS22 की अवधि 19-20 से 24-25 तक रखी गई है। याद रखना ये अभी पूछी जाएगी, ये बाकी घटक पूछे जाएंगे। आप याद रखें झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ है। अब झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, 9 अनुसूचित जाति, 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित हैं। आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव के 5 चरण जो है संपन्न हुए। आगे देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य में जो 81 विधानसभा में देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे झाझुमो बोलते हैं सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। और आगे बात करें
झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें प्राप्त हुई। 2014 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 19 सीटें प्राप्त हुई थी। वर्तमान परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को कुल 25 सीटें प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2014 में 37 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार देखते हैं कि जो है भाजपा की सरकार झारखंड से चली गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त गठबंधन से जो है 47 सीटें प्राप्त हुई थी। बहुमत प्राप्त झारखंड कांग्रेस राजस्व गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जो हैं मुख्यमंत्री बने हैं। आगे आप छोड़ सकते हैं इसे, ठीक। अब सुशासन सूचकांक 2019 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सुशासन सूचकांक देखेंगे, GGI गुड गवर्नेंस इंडेक्स सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की स्थिति का आकलन एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक कदमों के प्रभाव को अवगत कराने के लिए एक रूप साधन यूनिफॉर्म टूल्स हैं। सुशासन सूचकांक 2019 का विकास, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग आप देखेंगे जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस ग्रीवेंसेस ने सुशासन केंद्र हैदराबाद को है जो है, इसका नाम हैदराबाद है, ध्यान रखना। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने सुशासन केंद्र कहाँ है, हैदराबाद। तो सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की तकनीकी सहयोग से CGG मतलब सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है सुशासन केंद्र हैदराबाद में है, ये आप याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे सुशासन दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र मंत्री द्वारा प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। इस राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 3 समूह का बड़े राज्य खा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य है और गा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। देखेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर जो है को पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में शामिल किया गया है सुशासन में, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र में है। तो आप देख सकते हैं सुशासन सूचकांक में निम्नलिखित 10 क्षेत्र है, सेक्टर को शामिल किया गया है इसमें। तो नागरिक केंद्रीय शासन है, नागरिक केंद्रीय शासन आप देखेंगे 10 सेक्टर्स हैं इसमें, 10 एरियाज हैं, एक संकेतक है। तो नागरिक केंद्रित शासन यही एक संकेतक इसमें है सुशासन सूचकांक में। बाकी 10 एरियाज देखेंगे आप। तो कृषि आप 10 को देख सकते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 6 संकेतक हैं, नागरिक केंद्र शासन में 1 है, कृषि संबद्ध क्षेत्र में 6 हैं, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुविधा उपयोगिता, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण विकास, न्यायिक और सामाजिक जो है सुरक्षा, पर्यावरण, उपयुक्त 10 प्रशासनिक क्षेत्रों की कुल 50 संकेतक शामिल हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग का निर्धारण जो है कुल 9 प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। इस हेतु नागरिक केंद्रीय शासन सिटीजन सेंट्रल गवर्नेंस नामक क्षेत्र को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इस क्षेत्र के तहत सभी एक जो है केवल एक ही संकेतक की पहचान हो चुकी है। आप देखेंगे सुशासन संबंधी संकेतक के संदर्भ में शीर्ष रैंकिंग तो तमिलनाडु है, दूसरा महाराष्ट्र है, आप देखेंगे तीसरा कर्नाटक है। तो आप याद रखें बड़े राज्यों में जो है तमिलनाडु पहले स्थान पे है, दूसरे राष्ट्र पे महाराष्ट्र है। आप देखेंगे पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के संदर्भ में तो हिमाचल पहले है, उत्तराखंड दूसरे पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली के संदर्भ में है। आप आगे देखेंगे सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो संयुक्त रैंकिंग में कुल 18 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है। आप देख सकते हैं कृषि एवं सहयोग क्षेत्र में रैंकिंग के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, ठीक है। संयुक्त रैंकिंग में देख सकते हैं 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 17वां है, मतलब नीचे से एक ऊपर है। और कृषि सहायक क्षेत्र में 7वें स्थान पर है, वाणिज्य में उद्योग में 12 है और सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में 18 है, अंतिम में है। आगे सार्वजनिक आधारभूत ढांचा उपयोगिता में 11 है और आर्थिक प्रशासन केंद्र रैंकिंग में 14वें स्थान पे है। न्यायिक सार्वजनिक सुरक्षा केंद्र में 15वें पे है, पर्यावरण में 10वें में है, सामाजिक कल्याण रैंकिंग में 15वें पे है और मानव विकास रैंकिंग में जो है संसाधन में देखेंगे तो 8वें रैंक में है। आप इसे संयुक्त रैंकिंग याद रखेंगे बस। संयुक्त रैंकिंग में 18 बड़े राज्यों में जो है भारत का स्थान
17वां है, ऊपर से नीचे से एक ऊपर जाना। आगे करेंगे बात तो रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार। आप देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने वाले प्रमाण 1882 ईस्वी से ही जो है मिलते हैं। आप देखेंगे 1882 ईसा से ही मिलते हैं रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व होने के प्रमाण। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हम 1882 कोई ऐतिहासिक काल की घटना हो कि खुदाई के दौरान ये आंकड़ा निकला हो, इस तरीके से पेश कर रहे हैं लोग। तो देख सकते हैं आप रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने वाले प्रमाण, जो प्रमाण मिल रहे हों जैसे इन्हें, तो 1882 ईस्वी से ही मिलते हैं, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत और 57 की रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सामा जो है सांविधिक बल स्टैचुरी फोर्स घोषित किया था। तत्पश्चात वर्ष 1985 में भारत का सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स घोषित किया गया था। ठीक, आप देख सकते हैं 85 में 57 में क्या क्या घटनाएं घटी थी। आपको यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन मिसलेज है शायद तो मिल सकता है हल करने को। आगे बात करें, देख सकते हैं स्मरणीय तथ्य के संदर्भ में, तो 4 दिसंबर 1912 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल समूह को जो है ऐसा सेवा का दर्जा ग्रुप ए सर्विस जो स्टेटस दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को क्या किया गया है, समूह ए सेवा का दर्जा ग्रुप ए सर्विस स्टेटस है और निर्देश दिया गया कि ऐसा दिया जाए। 5 फरवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रख दिया गया। मतलब अब आप देखेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार हो गया है। अब ये ग्रुप ए की सर्विस हो गई है। मतलब अब इसमें क्या होगा, वैसे भी इसका जो प्रमुख होता है आरपीएफ का वो आईएएस से ही निकलता था, अब शायद इसमें और भी कुछ सुधार हुए। देखते हैं क्या है कि उपरोक्त आदेश के जो अनुपालन में 30 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल में समूह ए राजपत्रित कैडर के संगठित समूह दर्जा ए ओजीएएस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए का स्टेटस प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने उपयुक्त वर्णित कैडर ए को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल IRPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस नाम दिया है। पहले ये पता है राज्य देते थे, अब ये इंडियन रेलवे हो गई है। आप याद रखना प्रोटेक्शन सर्विस फोर्स है, आरपीएफ आज भी रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फोर्स है, लेकिन अब इसके आगे इंडियन रेलवे IR जुड़ गया है, आप ध्यान रखें। या फिर भारतीय पोषण कृषि कोष है, तो देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों में SDG 2 शून्य भू, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, SDG 6 जो है शुद्ध जल और स्वच्छता की विकास की दिशा में भारत सरकार ने, तो देख सकते हैं कि स्वस्थ भारतीय पोषण कृषि कोष है जो इसमें SDG के 3 लक्ष्य शामिल हैं। पहला 3 घटक शामिल हैं, SDG 2 शून्य भू अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, दूसरा घटक है, तीसरा SDG का शुद्ध जल एवं स्वच्छता। कुल 16 घटक हैं SDG में, जो एजेंडा है 2030 तक प्राप्त करने का। उसमें भारतीय पोषण कृषि कोष की जो स्थापना की गई है उसमें SDG के 3 लक्ष्यों को रखा गया है। तो SDG 2 शून्य भू, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, SDG 6 शुद्ध जल और स्वच्छता की बात है कि दिशा में विकास के हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य में 18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है BMGF के साथ मिलकर क्या किया है, भारतीय पोषण कृषि कोष जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। देखिए नाम है भारतीय पोषण कृषि कोष। ठीक, आपको लगेगा कि ये कृषि मंत्रालय कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। तो आप देखेंगे कि इसमें नाम है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष की बात है। तो भारतीय पोषण कृषि कोष की घोषणा की गई है। भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना के 2 घटक हैं। पहला घटक देखेंगे खाद्य एटलस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फूड एटलस है, और दूसरा पोषण विकास है। पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए अनावश्यक आशाजनक कार्य, प्रमोशन की बात है। तो प्रमोशन
जो है प्रैक्टिसेस का दस्तावेजीकरण है। आप देखेंगे दोनों घटक के रूप में आप देख सकते हैं। पहला है खाद्य एटलस का विकास, दूसरा है जो है पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए आशाजनक कार्य। तो प्रोसेसिंग की दस्तावेजी की बात हो रही है। आगे बात करेंगे, इससे बेहतर पोषण संबंधी परिणामों हेतु देश के 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों के भंडारों के रूप में कार्य करना है। इसके 3 भाग हैं। पहला है वर्तमान में उगाई जा रही फसलें, कृषि पारिस्थितिकी स्थिति, मिट्टी, जैविक कार्बन सामग्री और भू जल उपलब्धता आदि। इस पर दिशा निर्देश के आहार विविधता और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष जिले या ब्लॉक में जो है विविधता को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। आप देख सकते हैं कृषि वैज्ञानिक जो है डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को पोषण के मामले में सुरक्षा बनाने हेतु 5 सूत्री कार्यक्रम योजना लागू करनी होगी। ये 5 सूत्री कार्य योजना है। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कैलोरी युक्त समृद्ध आहार सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं एवं बच्चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए और भोजन में सुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन को शामिल किया गया है। आगे देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, बीटा और लौह तत्व एवं जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाली भूख को समाप्त करना। विटामिन ए, बी, लौह तत्व, जिंक जैसे सूक्ष्म तत्व हैं जो भूख को समाप्त करना। स्वच्छ पेयजल को आपूर्ति सुनिश्चित करना। विशेष रूप से 100 दिन तक कम आयु के बच्चों वाले गांव में महिलाओं के पोषण के बारे में जागरूकता करना। ये यूपीएससी क्वेश्चन, यूपीपीसीएस दोनों जगह पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। आगे बात करें राज्यसभा का 250वां सत्र, और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 ही होती हैं, ध्यान रखना। आगे राज्यसभा भारतीय संसद के उच्च सदन है, जिसे भारतीय संसद में कितने घटक होते हैं बता सकते हैं आप लोग? लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, ध्यान रखो राष्ट्रपति 3 है। तो उच्च सदन राज्यसभा की पहली बैठक देखेंगे 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। राज्यसभा के 249वें सत्र के अंत में जो भी कुछ बैठकें नहीं छोड़ दीजिए, इतने वर्षों के दौरान 108 संविधान संशोधन विधेयकों सहित जो भी विधेयक पारित किए गए हैं आप देख सकते हैं। स्मरणीय तथ्य है 18 नवंबर 2019 को राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इस सत्र में ऐतिहासिक 250वां सत्र था। राज्यसभा का वैसे कोई सत्र कभी खत्म नहीं होता, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। और देखेंगे जो 250वां सत्र है वो जब तक चला तो 18 नवंबर 2019 से 23 दिसंबर जो है इस सत्र में प्रतिदिन जो है तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर दिया गया, कोई खास नहीं है। और देखेंगे इतने वर्षों में हिंदी, भारतीय भाषाओं, हिंदी, संस्कृत, तमिल अपनी संथाली भाषा रखी, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे भारतीय संविधान के अंगीकरण एडॉप्शन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय सभागार सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर 2019 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें आयोजित की गई हैं। राज्यसभा के 250 सत्र में आयोजन को जो है खास बात यह है 250वां सत्र था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया, 250 रुपए का चांदी मूल्य का एक सिक्का तब 5 रुपए का एक डाक टिकट जारी किया। ये राज्यसभा खुश हो जाए इस पे, ठीक। एक 250 रुपए का चांदी का सिक्का दे दिया और 5 रुपए का डाक टिकट। आगे बात करें हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। तो जो हनीफ ट्रैप है देख सकते हैं, जो लिबरेशन काउंसिल है इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। तो हनी बट्रैप नेशनल लिबरेशन क्या है? मेघालय राज्य में वर्ष 2010-11 में उग्रवाद का सामना कर रहा है। वर्तमान में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी समूह गारो, ठीक है, गारो लिबरेशन, ठीक है, आर्मी तथा हनीफ ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है। इनकी हिंसात्मक गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु केंद्रीय सरकार बड़े कदम उठाती रहती है। इस क्रम में केंद्र सरकार ने हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को क्या हुआ, HNCL को गैर कानूनी घोषित कर दिया, क्योंकि ये क्या है, उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त है। और इसका साथ ही है गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी जो अभी बची हुई है। हम आगे चर्चा करें तो देख सकते हैं कि स्मरणीय तथ्य में 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर HNCL संबंधित गुटों और संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया है। हम आगे बात करें केंद्रीय सरकार और उपयुक्त निर्णय के कारण से दिया गया है। तो HNLC ने मेघालय राज्य के खासी एवं जनजाति बाहुल क्षेत्रों को
भारत से अलग करने के लिए खुलेआम घोषित कर दिया था। ठीक है, मेघालय राज्य को खासी जयंतिया जनजाति बाहुल क्षेत्रों को जो है इनसे भारत से अलग करने की मांग कर दी थी, तो इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा है कारण, इस संगठन ने अपनी निधि के लिए जबरन धन वसूली की है, आम नागरिकों को डराना धमकाया है और यह कार्य जो है विदेशी समूह के संपर्क में आए। इससे आप देख सकते हैं संगठन ने अपने कैडरों के शरण स्थल प्रशिक्षण बांग्लादेश में शिविर बनाए थे। आगे देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को 19 को अवैध के दौरान 4 हिंसात्मक घटनाओं में एक नागरिक की हत्या इसमें संलिप्त रही है। अच्छा, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप देखेंगे, निवारण अधिनियम है 1967 है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो है अनलॉफुल एक्टिवेशन प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 3 और धारा 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने HNLP तथा सभी गुटों स्कंदों और अग्रणी संगठनों को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया है। आगे बात करें सिसेरी नदी पुल, तो सिसेरी नदी पुल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, लोअर दिबांग घाटी में पहुंचे और सिसेर नदी पुल का जो है उद्घाटन किया। ठीक है, इस पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO की जो है ब्रह्मंक परियोजना थी। ठीक है, ब्रह्मंक परियोजना के तहत किया गया है। ज्ञातव्य है कि BRO अरुणाचल प्रदेश में 4 परियोजनाओं बरतक, अरुणांक, ठीक है, और उदयक जो है और ब्रह्मांक का संचालन कर रहा है। BRO बरतक, अरुणांक, उदयक और ब्रह्मांक जो है संचालन कर रही है BRO। और पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश की सिसेरी नदी पे किया गया है। ये 200 मीटर की लंबाई है इसकी, जो है जोनाई पासीघाट और राणा घाट रोइंग रोड के बीच है। ये आप ज्वाइंट याद रखेंगे, यूपीपीसीएस वालों को ये जो है याद आना बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो जुनाई पासीघाट से राणा घाट रोइंग रोड के बीच है। ये अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को सियांग से जोड़ेगा। इस पुल के बन जाने के पासीघाट से रोइंग की यात्रा लगभग 5 घंटे के तहत होगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं पुल के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के लोइंग दिबांग घाटी और पूर्वी सियांग क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में मजबूत संरचना से भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा। ठीक, भारत में पुल बना, इससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जो है संपर्क हो जाएगा। गौरतलब है यह पुल असम के ढोला सदिया पुल के जरिए जो है क्या होगा, तिनसुकिया से संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगा। ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असम के ढोला सदिया पुल के जरिए जो है ये लिंक देखेंगे, तिनसुकिया से संपर्क स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे रमंग पुल का उद्घाटन। आप देखेंगे 2019 को अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जो वो आओ लिमांग ने राज्य के ऊपरी सियांग जिले में एक रमंग पुल का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन भी BRO ने ब्रह्मांक परियोजना की तहत बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के तहत किया था। मिंगिंग टूटिंग जो है सड़क है कि इस पर स्थित पुल के ITBT ये भारतीय सेना को रणनीतिक दस्तखत है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के नाम भी अलग अलग हैं। इनकी अगर सड़क का नाम देखेंगे तो वो नाम होगा मिंगिंग टंगिंग रोड। देखिए उनका नाम भी ऐसा है, हंस नहीं रहा हूँ। आप उसी तरीके का अगर नाम आए तो आप समझ लेना कहीं अरुणाचल प्रदेश का नाम है, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक, आगे बात करें भारत का नया राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर नामक, ठीक, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 संघ शासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट आप याद रखेंगे, विशेष के लिए खास पसंदीदा क्षेत्र है। आगे बात करें तो ये बात देखेंगे 8 नवंबर 2019 को जो है भारत सरकार द्वारा देश का नया रणनीतिक मानचित्र है नवा संस्करण जारी किया है। यह मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। मानचित्र में जम्मू कश्मीर लद्दाख को संघ शासित क्षेत्रों में शामिल किया गया है और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में 2 जिले हैं ऐसे आप देखेंगे जो कारगिल और लेह शामिल हैं, जबकि पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के शेष जिले जम्मू कश्मीर राज्य संघराज्य क्षेत्र में आएंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 3 में बिजनेस लेह जिले से राज्य क्षेत्र में विद्यमान जम्मू कश्मीर राज्य के निम्नलिखित जिले समाहित होंगे। तो आप देख सकते हैं गिलगित बजारत
चिलास जनजातीय राज्य क्षेत्र, लेह और लद्दाख कारगिल के वर्तमान जो है राज्य क्षेत्र में आएंगे। के इन क्षेत्रों के सिवाय बाकी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में आएंगे। संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर में 14 जिले थे, जिन्हें वर्ष 2019 तक 28 जिलों में पुनर्गठित किया गया है। भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा, इससे पूछा गया है। आगे बात करें देखेंगे कि बंजर भूमि एटलस जो 2019 जारी किया है, तो देखेंगे बंजर भूमि मतलब वेस्टलैंड एटलस भू संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से वर्ष 2000 से ही प्रकाशित किया जा रहा है। इसके तहत 4 संस्करणों का प्रकाशन 2000, 2005, 2010 और 2011 में हो चुका है। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे 5 नवंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस का 5वां संस्करण जारी किया है। इस एटलस के अनुसार देश में बंजर भूमि वर्ष 2008-9 के जो है 56.60 मिलियन हेक्टेयर, जो देश का 17.21% भौगोलिक क्षेत्र से कम होकर जो है अब कितना हो गया, 55.76 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। पहले ये ठीक आप देखेंगे 56-60 था जो बंजर भूमि, देश में बंजर भूमि के अनुसार, तो 56-60 मिलियन हेक्टेयर से अब 55-76 मिलियन हेक्टेयर, जो देश का 16.96 भौगोलिक क्षेत्र हो गई है। तो बंजर भूमि में देखें इस अवधि के अनुसार 1.45 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को गैर बंजर भूमि की श्रेणी में रखा गया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 0.48 मिलियन हेक्टेयर, बिहार में 0.11 मिलियन हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 0.10 मिलियन हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 0.08 मिलियन हेक्टेयर, मिजोरम में 0.07 मिलियन हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 0.039 मिलियन हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर में 0.038 मिलियन हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 0.032 मिलियन हेक्टेयर को बंजर भूमि को सकारात्मक बदलाव आया। अब बात करते हैं मुख्य रूप से पॉइंट की, तो आप देखेंगे पहला 1.45 मिलियन हेक्टेयर क्या होगा, बंजर भूमि को गैर बंजर भूमि में श्रेणी में कर दिया गया है। और जो आप देखेंगे इसमें राजस्थान ऐसा हुआ क्यों, तो भारत में क्या हुआ था, एक लैब मिट्टी के लिए स्थापित की गई थी, उसका शायद सकारात्मक परिणाम ही ये है, इसमें लिखा नहीं कहीं, आगे हो सकता लिखें ये। तो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी आप याद रखें यूपी संदर्भ में, तो 0.01 मिलियन हेक्टेयर क्या है अब 0.01 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि थी उसमें गैर बंजर भूमि में कन्वर्ट हो चुकी है उत्तर प्रदेश की भूमि टोटल, जो कृषि योग्य में हो गई है। अधिकतर बंजर भूमि को फसली भूमि या वन सघन खुला वन या वन वृक्षावरण या वृक्षारोपण और औद्योगिक क्षेत्र के आदि में बदल दिया गया है। जो फसली भूमि में कर दिया गया है, या आप देखेंगे वन सघन वन खुला वन में कर दिया गया है, वन वृक्षारोपण में कर दिया गया है और वृक्षावरण में कर दिया गया है, वृक्षारोपण में कर दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया गया। ध्यातव्य है प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हेक्टेयर है भारत में, ठीक, और जबकि विश्व में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता 0.29 हेक्टेयर है। तो भारत में आप देखेंगे 0.12 हेक्टेयर है और विश्व का औसतन 0.29 हेक्टेयर है। इसे याद रखिए क्वेश्चन को। अब बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2017, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित में की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने की गई थी 1970-81 में। गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 85 में अनुशंसा के आधार पर की गई थी। यह ब्यूरो समय समय पर भारत सरकार से अपराध से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। आप देखेंगे NCRB भारत के अपराध में 2017 में क्राइम ऑफ इंडिया में शीर्षक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में 50,07,07,044 संज्ञेय अपराध हैं जो क्राइम हुए हैं, पंजीकृत किए गए हैं, कोई खास नहीं है, बस इसकी वृद्धि याद रखें आप, ये जो 3.6 है। और आप देखेंगे IPC के अंतर्गत पंजीकृत किए जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 10.1, महाराष्ट्र में 9.4, मध्य प्रदेश में 8.1,
रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध दिए गए अपराधों की कुल संख्या इतनी रही, जबकि उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। बच्चों के विरुद्ध हुए अपराधों की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शीर्ष है, वहीं बुजुर्गों के खिलाफ महाराष्ट्र शीर्ष में है। ठीक, बच्चों के विरुद्ध में देखेंगे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में शीर्ष है और बुजुर्गों के खिलाफ महाराष्ट्र शीर्ष है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, कितना 15.6 और महाराष्ट्र में 8.9 और पश्चिम बंगाल में 8.6। आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। साइबर अपराध के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है और आर्थिक अपराध के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। तो साइबर अपराध के संदर्भ में पूछा जा सकता है, बच्चों के संदर्भ में यूपी है और अनुसूचित जाति के संदर्भ में यूपी है। भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले जो है महाराष्ट्र में है, जबकि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ भ्रष्टाचार संबंधी एक मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि सिक्किम भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संग में है। तो सिक्किम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस है यूपी के संदर्भ में। अब कर्नल चेवांग रेंचेन क्षेत्र की बात होगी तो भारत सरकार द्वारा सीमाओं की सुरक्षा एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विकास हेतु प्रयासरत है। इस क्षेत्रक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में कर्नल चेवांग रेंचेन सेतु का उद्घाटन किया है। पूर्वी लद्दाख में है, ठीक, संघ शासित क्षेत्र है और कर्नल चेवांग रेंचेन सेतु है। यह पुल इस क्षेत्र में सभी मौसम में कनेक्टिविटी सुविधा तो प्रदान करेगा, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य के रूप में देखेंगे कर्नल चेवांग रेंचेन सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन हिमांक परियोजना के तहत सियोग नदी पर बनाया गया है। सियोग सिंधु नदी एक सहायक नदी है। दुर्गम इलाके में पुल निर्माण की चुनौतियों को देखते हुए माइक्रोपाइलिंग, ठीक है, माइक्रोपाइलिंग या पाइलिंग के द्वारा तकनीक निर्मित किया गया है। 430 मीटर ऊंचा लंबा पुल है। काराकोरम एवं चांगचिनामो पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। मध्य पूर्व लद्दाख में दुर्ग और दौलत बेग ओल्डी जोड़ता है। ठीक है, आप इसे जोड़ने का काम करेंगे। पूर्वी लद्दाख में आप दुर्ग और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता ही है। आगे बात करें, काराकोरम रेंज में आता है और चांगचिनामो पर्वत पे है। याद रखना दोनों नाम। 430 मीटर ऊंचा है। साथ ही पुल के माध्यम से लद्दाख के लोग तथा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती आंतरिक क्षेत्रों का शेष संपर्क स्थापित हो सकेगा। पुल लगभग 14,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बहुविस्तार स्थायी पुल है। हाईएस्ट मल्टी स्पैन परमानेंट ब्रिज है ये। आगे बात करें तो देखेंगे भारत का नाम, पुल का नाम कर्नल चेवांग रेंचेन रखा गया है। कर्नल चेवांग रेंचेन भारतीय नौसेना के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लद्दाख का शेर इन्हें कहा जाता था। आगे सियाचिन पर्यटन के संदर्भ में देखें तो अक्टूबर 2019 में भारत सरकार द्वारा लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और ये घोषणा कर्नल चेवांग रेंचेन के उद्घाटन के समय रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने की थी। यह तब है इस सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र विश्व के सबसे ऊंचा क्षेत्र है और अब पर्यटक सियाचिन बेस कैंप 11,000 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट जो है इतने यात्रा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज स्थित है जो पॉइंट NJ 9842 जो उत्तर पूर्व में है। वहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC प्राप्त होती है। आप देखेंगे हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तो 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2 नवंबर 2019 को 288 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल और 2019 के समय किया गया था। इससे पूर्व चुनाव कराने की अनिवार्यता के मद्देनजर द्वारा 27 सितंबर सॉरी हम लोग इस वीडियो को यही रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।